अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको एक खुशखबरी बताना चाहते हैं जो आपके लिए भी हो सकती है और हो सकता है आपके किसी बच्चे के लिए भी हो। वो ये है कि सिंध में जो नर्सिंग के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके, उनके पूरे जो चांसेस थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नर्सिंग का इम्तहान क्लियर नहीं कर पाए और उनका नर्स बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाया, उनके लिए खुशखबरी है कि अब उन्हें वन टाइम चांस दे दिया गया है और अब वो इम्तहान में शरीक हो सकेंगे, लेकिन उन्हें एक ही चांस मिलेगा और इस चांस में अगर वो चाहते हैं कि नर्स बने तो फिर वो इस चांस को अवेल करें और उसमें अपनी मेहनत करें, अपनी तैयारी करें और पास होकर अपना नर्स बनने का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकते हैं। इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी मोहतरमा खैरुन्निसा खान साहिबा, जो कि कंट्रोलर हैं सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के। हमारे साथ जैसी लाइन पर आती हैं तो हम आपको उसकी मज़ीद भी तफसीलात हम बताते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये इतला है कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और जो नर्सिंग में एग्ज़ामिनेशन में रह जाते हैं, किसी भी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाती और वो इम्तहान में बैठते तो हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक बड़ी खबर है। हमारे साथ मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरुन्निसा साहिबा, क्या खुशखबरी है नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जो जनरल नर्सिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जिनको गोल्डन चांस मिला है और बाकायदा उन्होंने चांसेस अवेल भी कर लिए और उसके बाद भी पास आउट नहीं हो सके, उनके लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने वन लास्ट चांस अगेन दे दिया है। हमने रिक्वेस्ट भेजी थी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी हमें, जो प्राइवेट एसोसिएशन है, उनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी। हमारी यंग नर्सिस फेडरेशन जो है उसकी आई हुई थी। तो ये डिफरेंट जगह डिफरेंट एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे हमने एजेंडा पुटअप किया था पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को और इसकी अप्रूवल मिल चुकी है और लेटर हमारे पास आ गया है। तो ये तकरीबन 200 कैंडिडेट हैं। ये सिर्फ अपने फेलियर पेपर जो है उसके अंदर अपीयर होंगे और ये इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ओनली फॉर लास्ट चांस। तो इसमें ये अपीयर हो जाएं और अपना पेपर पास कर लें। अगर इन्होंने पास नहीं किया तो फिर हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे और ये भी बहुत मुश्किल से हमें अप्रूवल मिली है। इसमें सिर्फ फाइनल ईयर, थर्ड ईयर जनरल नर्सिंग के स्टूडेंट शामिल हैं। ये सिर्फ हम क्लियर बात करें, ये उन्हीं की बात है। अच्छा, इसमें दूसरा कोई स्टूडेंट शामिल नहीं है। कौन सा स्टूडेंट शामिल नहीं है इसमें? इसमें सिर्फ जनरल नर्सिंग डिप्लोमा प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं हाँ, वो शामिल है बस। अच्छा ठीक है। और ये बताइए कि क्या ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तादाद आप बता रही है कि तकरीबन 200 के करीब है, सिर्फ कराची से इनका ताल्लुक है या और भी डिस्ट्रिक्ट के हैं? नहीं, ये पूरे सिंध के हमारे तमाम इंस्टीट्यूट्स के हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अच्छा ठीक है। तो आपके ख्याल में ये नर्सिंग के शोबे के लिए कितना अहम बात है? वैसी नर्सेस की शॉर्टेज है हमारे पास। बिल्कुल, देखिए डिप्लोमा प्रोग्राम ऑलरेडी बंद हो चुका है। 2018 में लास्ट सेशन था, तो ये इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हमें भी नर्सेस चाहिए। इसी बेस पे देखकर काउंसिल ने ये फैसला किया है कि इनको वन टाइम के लिए जो है वो एक चांस दे दिया जाए। ऑलरेडी ये 1 एनुअल 2 सप्ली और उसके बाद 1 एनुअल 2 सप्ली यानी 6 चांस अवेल कर चुके हैं और अब ये अपॉर्चुनिटी जो इनको मिल रही है इसको अवेल करें, लेकिन इसको पढ़ें, स्टडी करें और खुद एग्जाम दें, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि अब ये पेपर देंगे तो इनको पास कर दिया जाएगा। तो इनको मेहनत करनी है, एफर्ट्स करनी है अपनी और अपना एग्जाम खुद क्लियर करना है। अच्छा राइट, ये बताइए कि ये कौन से एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे? फेलियर स्टूडेंट है उनकी स्पेशल क्लासेस लें और उनको सप्लीमेंट्री जो अपकमिंग एग्जाम आएगा हमारा उसमें अपीयर करते हैं। ये कब, किस मंथ में एक्सपेक्टेड है? जी, ये तकरीबन मार्च में होगा हमारा सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो ये मार्च में अपीयर होंगे। तो इनके पास अभी काफ़ी टाइम है, अपने जो फेलियर पेपर हैं इनके उसमें स्टडी करें और इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक कि ये कामयाब हो जाएं। अच्छा खैरुन्निसा साहब, इसके लिए उन्हें दोबारा कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, दोबारा से रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेंगी या एज प्राइवेट कैंडिडेट अपनी तैयारी कर लें? नहीं, 100% अगर उन्होंने कोई ट्यूशन लें, कोई क्लासेस लें, स्कूल में राब्ता करें, एग्जाम फॉर्म तो उनका स्कूल के थ्रू आएगा, तो स्कूल को तो ज्वाइन करना होगा उनको।
अच्छा, राइट। अच्छा खैनुसा साहब, एक मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के हवाले से कुछ बातें चल रही थी और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इस पर एतराज़ उठा रहे थे, और वो गालिबन उस इजलास की सदारत आपने खुद की थी। जी जी। तो उसकी मैं इसमें लीगैलिटी क्या है, इसमें उसकी कानूनी पोजीशन क्या है? कुछ लोग कह रहे थे कि ये इजलास कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं, पहली चीज तो ये कि ना मीटिंग गैर कानूनी है और काउंसिल इंटैक्ट करती है। कुछ हमारे क्या कहें कि शरपसंद अनासिर जो है वो बड़ा बैड इमेज दे रहे हैं हर जगह पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का। तो ये बहुत गलत बात है कि वो इस तरह कर रहे हैं। अब पहली चीज तो ये कि जब काउंसिल इंटैक्ट है 1973 के आइन के तहत, तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो भी नोटिफाइड है और वो इलेक्टेड है बाकायदा काउंसिल से, और काउंसिल सुप्रीम है, ऑटोनॉमस बॉडी है। तो जो मीटिंग हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। जो उसके डिसीजन है उस पर अगर किसी को एतराज है, बस तो ये कि इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। हमारे पास डिफरेंट जगह से एजेंडा आते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की मैडम फौजिया रजिस्ट्रार हैं, वो एजेंडा वो उस मीटिंग में प्लेस कर देती हैं, चाहे वो काउंसिल की मीटिंग हो चाहे एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो। वो खुद से डिसीजन नहीं करती। जब हम मेंबर्स बैठते हैं, जिस तरह एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, इस तरह ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी इसी तरह था। 2 हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं और बाकी 4 जो है वो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, डीजीएन चारों सूबों के। अब क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं है, तो मीटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं है खैरुनिसा साहब आपके पास? देखिए, प्रेसिडेंट साहिबा का तो टेन्योर खत्म हुआ, तो वो नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया था। तो प्रेसिडेंट ने भी, प्रेसिडेंट की भी है। इतलात थी ना कि प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया था, तो क्या वो रिजाइन करके चली गई या उनका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया या उन्हें हटा दिया गया, या इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं आप? रिजाइन नहीं किया, लेकिन जिसका रिजाइन है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो पब्लिक कैसे कह रही है कि रिजाइन कर दिया? पहली चीज उनका अपना था, उन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा किया है। उनका जो एज पर लॉ बनता था वो उन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा किया, और उसके बाद ऑफिस उन्होंने चार्ज रिलीव कर दिया, चार्ज छोड़ दिया प्रेसिडेंट का। जी, प्रेसिडेंट का चार्ज उन्होंने छोड़ दिया है फिर अब? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने चार्ज जब उनका टाइम बार हो गया तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना ये कब हुआ है, टाइम बार कब हुआ है खैरुनिसा साहबा, किस डेट को? ये लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी, आई थिंक के लास्ट मंथ 1 सितंबर की मीटिंग थी है। अच्छा। और 1 सितंबर की लास्ट मीटिंग थी, उस पे फर्स्ट वो उनका लास्ट डे था जिसपे उन्होंने मीटिंग चेयर की थी। उसके बाद जो डीजी हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव थे, बाद में उन्होंने मीटिंग चेयर की। अच्छा, तो अभी 1-2 लेटर्स भी खैरुनिसा साहब मेरी नज़र से गुजरे हैं जो अक्टूबर के हैं, अक्टूबर की डेट के हैं, और रजिस्ट्रार ने उस पर साइन किया हुआ है और उसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल लिखी हुई है, मिस अफशा नाजली की। तो ये ऐसे लेटर्स भी जारी हो रहे हैं, फिर ये कैसे हो रहा है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। होता यह है कि जो काउंसिल के डिसीजन होते हैं ना, तो उसमें हो सकता है रजिस्ट्रार ने वो उनके टेन्योर, क्योंकि 1 सितंबर तक जो फैसले हुए हैं जब तक वो मौजूद थी, अगर उस टाइम की अप्रूवल उनकी दी हुई है एज अ प्रेसिडेंट, तो वो लेटर हो सकता है अक्टूबर में इशू हो जाए, नवंबर में इशू हो जाए, लेकिन वो टाइम कब का है? उनके टेन्योर का है। अच्छा, तो उनका रेफरेंस फिर उसमें आएगा? उसकी अप्रूवल मैं तो नहीं दे सकती ना, वो ही देंगी। तो वो ऑलरेडी रिटर्न में मौजूद है रिकॉर्ड, तो वो जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके तहत हो सकता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की काउंसिल है और एक रजिस्ट्रार है, उस पर बर्डन भी ज्यादा होता है, वो लेटर हो सकता है देर से मिला हो, लेकिन टेन्योर उन्हीं का था। अच्छा, राइट। और आपकी मीटिंग के हवाले से आप कह रही है सब कुछ सही हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है, कोरम वगैरह का मसला नहीं था उसमें? मैं बिल्कुल आपको ये कहती हूँ कि 100% 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, और यहाँ पर तो सिर्फ 1 मेंबर जो एक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए था वो ओनली नहीं था, तो वो एक मेंबर ने मीटिंग चेयर कर ली। 7 रुकनी कमेटी थी और 7 में से 6 मेंबर मौजूद थे, तो बिल्कुल ऑथेंटिक मीटिंग है ये। अच्छा, बस आपसे आखिरी सवाल खैरुनिसा साहब, आपसे आखिरी सवाल ये कि 50% कोटा जो कह रहे हैं मेल और फीमेल के हवाले से रखने के बारे में, तो वो क्या है, जरा उसकी भी वजाहत कर दें। देखिए, नर्सिंग जो है बेसिकली फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन हम ये बात करते हैं कि मेल नर्सिस की भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमने मेल नर्सिस, जैसे कि सिंध में आप देखें कि हमारे पास बहुत मेल नर्सिंग कॉलेजेस हैं,
लेकिन अब हमारे पास जो एक इशू आ रहा है वो ये है कि फीमेल नर्सिस को उस तरह हम एडमिशन नहीं दे पा रहे। तो अगर हम फीमेल नर्सिस नहीं लाएंगे तो फीमेल पॉपुलेशन जो हमारी है, जिस तरह की गायनी में 100% फीमेल आपको चाहिए और चाइल्ड जितने भी हैं चिल्ड्रन वार्ड, वहाँ पर भी माएँ आती हैं जहाँ पर 100% आपको फीमेल रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप लोग खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 50% सीट जो है वो फीमेल को दो। यानी एक फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में आप उसको 50% भी देने को तैयार नहीं हो, तो मतलब ये बड़ा इल्मिया है कि कल आपकी खवातीन जो है उनको केयर कौन देगा। देखिए ये हम सबके सोचने की बात है। जो डिसीजन हुआ है वो पॉपुलेशन रेशो देखकर पूरे पाकिस्तान की नेशन के लिए हुआ है डिसीजन। यहाँ पर अभी ये जो डिसीजन है इसके अंदर सिर्फ हमने यूनिवर्सिटीज को रखा है, क्योंकि एक मेरे पास जो इशू आया हुआ है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस का, तो अभी हमने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस को तो पीएनसी से नहीं कहा, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत बच्चियां अप्लाई करती हैं। जैसे मैं अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो मेरे पास भी जो 350 सीट थी उसके लिए कोई 2-3 हजार बच्चों ने अप्लाई किया। तो फीमेल बच्चियां ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, तो वो स्कॉलरशिप की सीट्स पे जाते हैं। अब इसके लिए हम एक और वर्किंग कर रहे हैं कि हमें कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाए फीमेल बच्चियों के लिए, क्योंकि जो हमारा थोड़ा सा माइंड सेटअप है हमारे कल्चर में, ये माएँ जो है वो बॉयज पे पैसे खर्च करती हैं, फीमेल्स पे नहीं करती। या फीमेल अगर पढ़ जाती हैं और पैसे खर्च करने हैं तो वो नर्सिंग के बजाय किसी और प्रोफेशन में चली जाती हैं। तो ये बिल्कुल उनका किराया ठीक है और इसको हम एड्रेस भी कर रहे हैं। हम पॉलिसीज इस तरह बना रहे हैं कि कुछ पैकेजेस दें उनको, कुछ स्कॉलरशिप दें उनको। जिस तरह गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप मिल रही है तो बच्चियां आ रही हैं, हमारी 100% सीटें फिल जा रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खैरुनिसा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। और इस मौजू पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा भी इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे, बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो अपने अलॉटीज़ को परेशान करते हैं, उन्हें हिरासा करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेने के बावजूद भी उन्हें फ्लैट्स डिलीवर नहीं करते हैं। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, और आप भी इस शो में हमारे शरीक होना चाहें तो आप लाइव कॉल के जरिए हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब आप बात करेंगे बिल्डर्स के हवाले से। कराची शहर में बिल्डर्स के हवाले से बहुत सारे शहरियों को शिकायत रहती हैं। बहुत सारे बिल्डर्स अच्छे भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी का काम करते हैं, टाइम से डिलीवर करते हैं, अलॉटीज़ के साथ जो उनका कमिटमेंट होता है उसको वो पूरा करते हैं। यकीनन ऐसे बिल्डर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आजकल के इस माहौल में भी और इन हालात में भी, कि जब महंगाई भी है, प्राइसेस भी अप चली जाती हैं, और बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो प्राइसेस डिसाइड हो गई हैं उसी पर ही अपने अलॉटीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, उनको सहूलत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे बिल्डर्स का क्या किया जाए कि जो अलॉटीज़ के साथ कमिटमेंट करते हैं उसके बाद मिस कमिटमेंट पर चले जाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, तकरीबन पूरे पैसे लेने के बावजूद भी उन्हें फ्लैट्स डिलीवर नहीं करते हैं। और कुछ बिल्डर तो ऐसे भी हैं माशाल्लाह खैर से, ऐसे शरीफ लोग हैं कि अलॉटीज़ का फ्लैट जो है वो किसी और को दे देते हैं, वहाँ किराएदार बैठा देते हैं, वहाँ अपने लोग बैठा देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और अलॉटीज़ को हरासा करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, और उनको कहते हैं कि अभी आज के आज ही 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर लाके पैसे दे दें। तो ये कौन लोग हैं, कौन ऐसे बिल्डर्स हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे प्रोग्राम के दौरान अगर आप भी इस हवाले से कोई बात करना चाहें और किसी बिल्डर से आप भी मुतासरा शहरी हैं तो आप भी हमें लाइव कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपकी भी बात ज़रूर सुनेंगे। और अब हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनका आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ राना साहब, जो कि एक मुतासरा अलॉटी हैं चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट के। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब जी। और आरिफ साहब के साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब भी एक मुतासरा अलॉटी हैं इसी प्रोजेक्ट के। जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम आएंगे आपकी तरफ। आरिफ राना साहब, ये बताइए कि कैसे आपने वहाँ बुकिंग का इरादा बनाया, और फिर क्या सोचा था, क्या ख्वाब थे, और फिर क्या हुआ उनका? बस जी, ख्वाब ये थे कि हमारे उसी इलाके के अंदर ही बना था जब इन्होंने अनाउंसमेंट की। कौन सा इलाका था, क्या था? शाह फैसल 2 नंबर है, शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर है, और वहीं हमारी रिहाइश भी करीब में, और जो वहाँ पर रहते थे तो इसलिए सोचा कि चलो यार घर के करीब। किस नाम से बनाया था प्रोजेक्ट? ये चाइल्ड ब्रिज व्यू के नाम से अपार्टमेंट है इनका,
और ये इन्होंने जो बनाया था, सबसे बड़ा इनका जो फ्रॉड है वो ये हुआ था कि इन्होंने बिल्डिंग जब बनाई थी तो हमने जब अपार्टमेंट इनके पास बुक करवाया तो ये 4 महीने की इंस्टॉलमेंट के ऊपर था, और 4 महीने की इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने ये कहा था कि ये इसके अंदर लिफ्ट भी लगेगी, इसके अंदर आपके अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, और जो नीचे का जो ग्राउंड था उस ग्राउंड के अंदर इन्होंने कहा था कि यहाँ पर कार पार्किंग होगी। तो कार पार्किंग की जगह इन्होंने मॉल बना दिया, मोबाइल मॉल, और ऊपर फ्लैट बना दिए। और जो जगह हमें कही गई थी उस जगह को भी कट कर दिया गया, वो भी हमें नहीं मिली। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि इसके अंदर लिफ्ट लगेगी, वो लिफ्ट भी नहीं लगाई गई। और अभी अगर अपार्टमेंट के अंदर फोर्स किए हैं, अभी 4 साल का प्रोजेक्ट था, 3 साल ही गुजरे थे तो हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप पेमेंट जमा कराएं, बैलेंस जमा करवाएं। हमने कहा 48 इंस्टॉलमेंट है आपकी, तो जिसको जो अकॉर्डिंग टू आपने जो तय हमारा एग्रीमेंट उसके मुताबिक आपको पेमेंट मिल जाएगी 4 साल के अंदर। नहीं मिलेगी तो फिर आप कह सकते नहीं आप हमें अभी पहले दें, हमने तैयार कर दिया है। ठीक है जी, हमारे इससे गर्ज नहीं, हमारे से जो अपार्टमेंट का जो तय हुआ है उसके मुताबिक हम देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया कि ये हुआ। कुछ इंस्टॉलमेंट हमारी शॉर्ट हुई तो उसके अंदर भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि जी एग्रीमेंट करें, आपको इतना लाख रुपए और देने पड़ेंगे। हमने वो भी उनको पेमेंट किया। सारी बाकायदगी से आप दे रहे थे जी, बाकायदगी से उनको पेमेंट की हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या नाम है, उसके बाद जब मेरा टाइम आया तो मुझे बिफोर द टाइम जब इन्होंने मुझे बाई फोर्स करके कहा कि पेमेंट दे, मैं लेकर गया पेमेंट, तो इन्होंने मुझे पेमेंट भी मेरी पूरी नहीं करें, पूरी आज पेमेंट करें। मैं क्या अभी 6 महीने बाकी है मेरे जो बैलेंस है, नहीं आज पूरी करें। मैं कि कहां से पूरी करेंगे? 4 साल में 6 महीने बाकी थे, 3.5 साल गुजरे तो आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि पेमेंट 100% पूरी करें। कैसे पूरी कर सकते हैं कि जब आपकी 48 आपकी इंस्टॉलमेंट है तो उसके मुताबिक जून में पूरा होता फ्लैट था, क्या उसका नंबर था? और हमारा 205 नंबर मेरा था, और इनका मेरा ख्याल कुछ 300 कुछ ऊपर वाले फ्लोर में थे। चलें इनका तो हाँ, तो 205 था मेरा, और उसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट मैं दी थी उसके मुताबिक उनकी पेमेंट चल रही थी। जून के अंदर ड्यू होना था ये 2021 के अंदर, तो मुझे कह रहे हैं जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर आप पेमेंट कंप्लीट करें। तो मैं कहा मैं अभी नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा आपको 1 महीना पहले ही शायद कर दूं। लेकिन तब भी इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और मुझे पेमेंट में लेकर गया, मुझे वापस कर दी इन्होंने पेमेंट कि नहीं पूरी लेके आए। मैं 2 लाख रुपए लेकर गया था, 6 का तकरीबन का फिगर था मैंने देना, तो वापस कर दिया। फिर उसके बाद हमने पेमेंट का अरेंज किया, बिफोर टाइम अरेंज किया, 1-2 महीने पहले ही अरेंज किया। फिर हम फोन कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अभी आप पेमेंट ले लें, मैं पेमेंट देना चाह रहा हूँ अब्दुल रहमान साहब आपको, लेकिन अब्दुल रहमान साहब ने कह दिया कि नहीं जी क्या नाम है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के ओनर कौन है? ये अब्दुल रहमान साहब हैं, उनके बेटे अली हैं। अब्दुल रहमान साहब को हमने कांटेक्ट किया है नाज़रीन, और देखें कि उनकी ईमानदारी का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि उन्होंने फ़ोन अटेंड किया हमारा शो शुरू होने से पहले, और उसके बाद वो मुकर गए, कहने लगे अब्दुल रहमान साहब के भाई मैं तो इस प्रोजेक्ट से मेरा वास्ता नहीं है, और मैं इसका CEO नहीं हूँ, मैं इसका सरबराह नहीं हूँ। फिर जब हमने उनसे मज़ीद बात की तो वो बात किए बगैर ही फ़ोन बंद करके चले गए। और अगर अभी हमारा शो वो देख रहे हैं, लाइव शो के दौरान वो आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ, हम उन्हें वेलकम करेंगे, अपना आके मौक़िफ़ पेश करें कि ये फ्रॉड उन्होंने क्यों किया अलॉटीज़ के साथ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कहा कि उसके अंदर किचन बनेगा। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि अगर आदमी अपार्टमेंट बनाता है तो उसमें किचन ना बनाए। किचन नहीं है उसमें? किचन ही नहीं उसके अंदर बनाया कि जी किचन ही नहीं। कैसा घर है वो, कैसा फ्लैट है जिसमें किचन ही है? ये कमिटमेंट था ओके जी, किचन तो लाजमी होता है हर अपार्टमेंट में, बगैर किचन के रहेगा वो खाना नहीं खाएगा, वो पकाएगा नहीं। उनका मतलब ये सीमेंटेड है, आप अपने तौर पे किचन अंदर बना लें जैसे आपने बनाना है। हर कंपनी हर अपार्टमेंट हर बिल्डर बना। ये एग्रीमेंट के वक्त क्या उन्होंने अलग से मेंशन किया? नहीं, कुछ भी नहीं, किचन था उसके अंदर मौजूद था। जैसे ये लिफ्ट का बात की थी, लिफ्ट भी नहीं थी। और अब तक आप ये देखें कि वहां पर गैस नहीं है। आप मुझे बताएं कि गैस उसमें नहीं है, कोई ऐसा भी कोई हो सकता है घर के आपके अंदर गैस ना हो, और 4 साल इसको गुजर गए और गैस ही नहीं उसके अंदर। और अगर पानी है तो जिनको मिला है, ये जो मेरे साथ जो बैठे हुए जावेद अख्तर साहब, इनको अगर मिला है तो इनके भी किचन नहीं है, चीजें इनकी भी पूरी नहीं है। और लोग वहां के जो दूसरे रह रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमारा पानी जो है वो भी लीक हो रहा है, जो उनके ले अपार्टमेंट उनको हैंड ओवर किया उन्होंने बनाया जी। तो पानी उनके जो फ्री में दिया होगा उन्होंने, शायद सस्ते में दिया होगा। वल्लाह आलम के क्या उनके साथ उनका कमिटमेंट है, सस्ते में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दें, ये हमको पूरे पैसों में तो दे नहीं रहे, किसी को सस्ते में क्या देंगे। ठीक है। और जावेद अख्तर साहब, आपसे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा, हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन आवाज जनाब मोहसिन शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया है। हम लोग बात कर रहे हैं, 2 मुतासरा अलॉटीज़ हमारे साथ शो में बैठे हैं। चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर पर, जहां पे इन्होंने बुकिंग कराई और बिल्डर्स ने इनके साथ मिस कमिटमेंट किया, इन्हें हिरासा किया, और भी कई एक मसाइल हैं जो शायद आपने सुने हों या शायद आप ना सुन पाए हों। तो पहली बात तो ये बता सकते हैं आपके चाइल्ड बिल्डर्स आबाद का मेंबर है या नहीं है? नहीं, आबाद का मेंबर है, चाइल्ड बिल्डर है, चाइल्ड बिल्डर। अच्छा,
तो इनकी रेपुटेशन कैसी है? अब ज़ाहिर है ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जो शिकायत सामने आ रही हैं इस हवाले से आप कुछ बता सकते हैं? आपके पास भी कोई शिकायत आई है क्या उनके हवाले से? हमारे पास तो कुछ शिकायत थी लेकिन रिजॉल्व हो गई थी। हमने उनको बुलाया था और बैठ के हमने हल कराई थी वो शिकायतें। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब वो इन दो शिकायतियों के अलावा होगी शिकायत, दो अलावा अलॉटीज। थी और इनका भी अगर कोई है तो मैं जरूर कहूंगा आप भी बैठे, हम इनको भी बिठाएं, उनको भी बुलाएं और पता चले और चीजों को हल करें। कोई वो नहीं है, ये इनका राइट है और ये हमारा काम है ये हल करना। बिल्कुल सही है। और ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि आबाद माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का बिल्डर्स का एक बहुत इफेक्टिव फोरम है, तो आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है कि शिकायत किसी को हो, लाठी को, किसी भी बिल्डर के हवाले से, तो वो आप लोगों से रब्ता करें और आप उसे एड्रेस करें? 100% हमारे पास एक सेल बना हुआ है जो पब्लिक सेल है, इसमें जितने भी तकरीबन हम आप समझे कोई 300-350 हमारे पास साल में आती है एप्लीकेशन, जिसमें से आप समझे कोई 250 पौने 300 हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। अच्छा। और लोगों को इसलिए यहीं से नहीं, हमारे पास मैप से भी आती है, हमारे पास डिफरेंट गवर्नमेंट मैपों से भी आती है, उस सभी को हम फॉलो करते हैं, आम पब्लिक की आती है। तो होता है ऐसा तो डेफिनेटली हम इसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मोहसिन शेखानी साहब, आप भी माशाल्लाह मारूफ बिल्डर हैं और नाम है एक आपका शहर में भी और पूरे मुल्क में भी। ये बताइए कोई बिल्डर ऐसा कैसे कर सकता है कि अगर 4 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है और 3.5 साल में वो कहे कि पूरी पेमेंट कर दें, तो ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या उनकी कोई ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट रेडी हो गया है या नहीं हुआ? प्रोजेक्ट उसकी रेडी है भाई डिटेल- साहब? हमें वन साइड लेकिन है, हमारे से उससे कोई लेना देना नहीं अगर प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ, प्रोजेक्ट उनका रेडी है, और लेकिन इस बात को भी अब टाइम हो गया, तो जब इन्होंने पैसे मांगे थे ना उस वक्त, तो हाँ। उस वक्त इनका प्रोजेक्ट नहीं था, फिनिशिंग पे होगा या शायद फाइनल पोजीशन पे हो जा रहा होगा। तो अब वो देखिए ना, आम शहरी तो अपने हिसाब से, अपनी तनख्वाह के हिसाब से, अपनी आमदन के हिसाब से एक प्लान करके बैठा होता है ना कि इतने पैसे मुझे निकालने हैं हर महीने इंस्टॉलमेंट के, फिर उन्हें बाकी भी पेमेंट सारी दे रहा हो। तो ये तो आपके ख्याल में ये ज्यादती नहीं है कि आप सारिफ पे एक साथ बोझ डाल दें? महंगाई आप देखें, सारी चीजें सूरत हाल साथ साथ चल रही है। मैं उसी के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि महंगाई और चीजें हैं, जहाँ 1,10,000 रुपए का स्टील था वहाँ 1,80,000 रुपए का है। हाँ, और ये चीजें इसी तरह बढ़ रही है और लोग फाइनेंस बैंकों से लेके अपने प्रोजेक्टों को कंप्लीट कर रहे थे, पब्लिक की पेमेंट नहीं आ रही ना, उनको प्रॉब्लम है, ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। नहीं तो ये प्रोजेक्ट उस सिचुएशन में आएंगे कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। तो यहाँ हर तरफ ये जो फर्क पड़ा है लास्ट 6 महीने 8 महीने में, 60% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। सही। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बनाने के रास्ते भी नहीं होते, इसको कहीं ना कहीं डिजाइन करना पड़ेगा, तो हमें बैठना पड़ेगा इन चीजों पे। सही। ये इतना बड़ा चेंज आ जाता है कि एक ही साल में, तो ये बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट का बनना, तो ये वाली चीजें भी आती है इसमें साथ साथ। चलिए, ये बिल्डर्स के जो फुटेज है वो भी हमारी स्क्रीन पर है, चल रही है, आपको भेजेंगे, आप भी देख लीजिएगा उसको। और ये बस आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई अगर फ्लैट की एक कीमत है, आपने 45 या 50 लाख का फ्लैट रखा है और अलॉटी ने आपको सारे पैसे दे दिए हैं, अगर उसके 4-5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए बाकी रहते हैं, वो आपको देने के लिए भी तैयार है, तो फिर भी आप उसका फ्लैट कैंसिल कर देंगे? नहीं, लेकिन अगर उसने सारे पैसे दिए हुए तो बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता। मतलब अगर 4-5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए भी रहते हैं, 4-5 लाख रुपए भी बाकी है तो भी नहीं कर सकता। 80% से ज्यादा पेमेंट आ जाती है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और उन चीजों पे हम डेफिनेटली आपके साथ खड़े होंगे, लॉटी के साथ। अच्छा मोहसिन साहब, हमारे ये गेस्ट जो मौजूद हैं, मुतासर अलॉटी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जावेद अख्तर साहब हैं। जी जावेद साहब। मैं इनसे क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान साहब मुकर गए कि मैं सीईओ नहीं हूँ चाइल्ड बिल्डर्स का, तो इनसे पूछिए चाइल्ड बिल्डर का सीईओ कौन है। अच्छा मोहसिन साहब, अभी ये एक बात ये हुई कि शो शुरू होने से पहले हमने अब्दुल रहमान साहब से राब्ता किया था, तो उन्होंने फोन उठा के बोला कि जी मैं तो सीईओ नहीं हूँ चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। तो आप बता सकते हैं कौन है इसका हेड, सीईओ कौन है? ये डिफरेंट पार्टनर होते हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, तो वो अच्छा। जरा मुझे भी देखना पड़ेगा उस कंपनी जो हमारे सही। पास रजिस्टर्ड है उसमें सीईओ कौन है, मैं खुद जरा देख के बता सकूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अगर अलॉटीज आपके पास भी आए, आपके नहीं पास नहीं नहीं, शिकायत, मेरे पास पर्सनली आए, मैं पर्सनली इनके साथ बैठ के करूंगा। राइट, तो आप इनका इशू रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, आप भी हो तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। जी चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत ही मुफीद बातें उन्होंने भी बताई। मेरे ख्याल में शायद आपके नॉलेज में भी कुछ चीजें नहीं होंगी, जैसा उन्होंने कहा कि भी 80% पेमेंट अगर हो जाए तो फ्लैट कैंसिल नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट, तो ये भी एक चीज है। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे बिल्डर्स के हवाले से और चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से हमने बात की है कि उसने किस तरह से अपने अलॉटीज़ के साथ फ्रॉड किया है, अलॉटीज़ को हरासा किया है, उनसे ज़बरदस्ती पैसे वसूल करने की कोशिश की है। और सबसे बढ़कर ये कि अभी जब हमने बात की है तो इसमें इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पर ना तो कोई पार्किंग की जगह है जो उन्हें बताई गई थी और ना ही रिहायशी फ्लैट्स में किचन है। तो अब किचन भी नहीं है, तो इससे अब अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने और लोगों को सरासर झांसा दिया उन्होंने, मुबैना तौर पर उन्हें धोखा दिया है, उन्हें हरे हरे ख्वाब दिखाए हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, उस पर हम बात करें। हमारे साथ आरिफ राना साहब मौजूद हैं, एक मुतासर अलॉटी, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। तो हम जावेद अख्तर साहब से मज़ीद पूछते हैं। जावेद साहब, आपका क्या इशू है इस प्रोजेक्ट में, आप कैसे मुतासर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें हमारी आवाज़ जो है वो साहिब इक़्तिदार तक पहुँचाने की आप एक ज़रिया बने। मेरा जो इशू है, हम दोनों का, एक तो ये मेरा पर्सनल फ्लैट है, फ्लैट नंबर 305 इसी चाइल्ड ब्रिज व्यू में, और एक ही इनके साथ पार्टनरशिप में था। ये जो मेरा 305 नंबर है, ये इन्होंने हमें फोर्स किया। मेरी पेमेंट, मैंने जो बुक कराया था फ्लैट, वो बुक कराया था 2 मिलियन एडवांस देके, जिस पर इन्होंने मुझे ये इंसेंटिव दिया था कि जी आप जो है ना अपनी इंस्टॉलमेंट खुद तय कर लें। वो हमने 50,000 पर मंथ के हिसाब से 48 इंस्टॉलमेंट्स तय कर दी, जो हमें 4 साल में देनी थी। अब ये चल रहा है 2021, जबकि हमने 2016 में बुक कराया, तो हमारा 5 साल तक। हाँ तो सॉरी, हाँ सही है। तो अप्रैल में, इस अप्रैल में 2021 के अप्रैल में जाके वो एंड होनी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये अभी बात जो चल रही थी, मोहसिन शकानी साहब कह रहे थे कि वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट तो वो हो गया, लेकिन कंप्लीट किस तरह से हुआ ये हम वहाँ रहने वाले जानते हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना 6th फ्लोर बिल्डिंग होगी। अच्छा, अब इसके इनिशियल प्लान जो इन्होंने हमें दिया वो 6th फ्लोर का था। 6th फ्लोर में से इनके किसी गवर्नमेंट के महकमे से जो है जब खलिश हुई, उसके बाद इन्होंने 2 फ्लोर उड़ा दी, वो 4 फ्लोर रह गए, जिसकी आज लॉजिक पेश करते हैं। सबसे पहली बात है, जो मेरा जो इरादा बना इनके इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरा माइंड बना, वो उसकी मेकअप हुआ, वो इस वजह से हुआ था कि दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन शाह फैसल कॉलोनी विच इज गिविंग अस लिफ्ट की जो ऑफर दे रहा था। तो वो मैंने जो है उसकी वजह से, क्योंकि मेरे जो है वो नी में जो है पेन होता है, तो मैंने जो है वो लिया कि भाई मेरे लिए बड़ा अच्छा है, आना जाना जो है ना यहाँ पे मैं आसानी से कर लूं। तो मैंने 20 लाख रुपए एडवांस देके वो फ्लैट बुक करा लिया 45 लाख में, और जो है 48 जो है मंथली 50,000 की इंस्टॉलमेंट थी। अब इन्होंने वो फ्लैट चूंकि 4 मंजिला तो जाहिर है पहले ही उन्होंने कंप्लीट करना था, वो इन्होंने पहले कंप्लीट कर लिया वक्त से पहले। 2 फ्लोर वो हटा दिए थे। अच्छा, प्लान जाते तो फिर शायद डिलीवरी। जैसे आरिफ साहब ने बताया कि जो बेसमेंट थी वो थी पार्किंग के लिए मुख्तस, वो इन्होंने जो है ना मोबाइल मॉल में जो है ना कन्वर्ट कर दी। अब तकरीबन 150 दुकानें इन्होंने मोबाइल मॉल की बनाई, जो कि 150 दुकानें इन्होंने फरोख्त कर दी। असल तो इन्होंने अपना मुनाफा वहां से कमा लिया। फर्स्ट फ्लोर जो रिहायशी था, रेजिडेंशियल था, उसको इन्होंने जो है मेजदाइन में चेंज कर दिया, वहां भी कमर्शियल कर दिया। अब रह गए 2 फ्लोर। 2 फ्लोर में इनके 5 और 5 10 फ्लैट है। उन 10 फ्लैटों के अंदर भी ये बुनियादी जरूरत की चीजें मुहैया नहीं कर सकते। लिफ्ट नहीं है वहां पे। लिफ्ट इन्होंने कैंसिल ही कर दी, खत्म ही कर दी। वहां आप जाके देखिए, वो लिफ्ट का बाकायदा जो है आपको जगह मिलेगी, लेकिन हाँ जगह है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने गत्ते लगा दिए कि भाई वहां से कोई गिर ना जाए, बस वो जगह पूरी बनी हुई है। अच्छा, वो जो हमारे फ्लैट, हो सकता है उनका प्लान हो बाद में लगाने का, आपने नहीं ऐसा कोई, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे तो 2 ऑलरेडी जो है ना 2 मंजिलें कट गई, तो लिहाजा अब हम कहाँ से लिफ्ट लगाएं, रोना धोना करके उन्होंने उसको, हमारी उनसे बात हुई है, अभी तो कोई भी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमें ओनर बना दे। हम अपना ये हिंदी से अब्दुल रहमान साहब से जो अभी कह रहे हैं कि जी मैं तो इनका ना CEO ना कोई और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमसे जब भी इंटरेक्ट करते रहे हैं एज ए चाइल्ड बिल्डर के जो ऑनर या CEO की हैसियत से करते रहे। आज ये मुकर गए कि जी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे। पेमेंट्स भी आप इन्हीं लोगों को देते रहे? पेमेंट्स तो जाहिर है उनके स्टाफ को ही देते रहे ना, जो मेरे पास रिसिप्ट मौजूद है। अब जब जो है ना वो लिफ्ट, अच्छा फिर हमारे फ्लैट के अंदर से इन्होंने वो जगह स्पेस बना ली। हालांकि पहले वो जो हमारे जो इनिशियल जो इनका नक्शा है उसके अंदर वो हमारे फ्लैट के डोर के बिल्कुल सामने लिफ्ट की जगह थी, वो अब हमारे फ्लैट के अंदर से स्पेस ली गई है और उसमें से बना दी है इन्होंने। अच्छा जी, ये भी आप ज्यादती देखें। उसके बाद जैसे आरिफ साहब ने बताया किचन है नहीं। अब ये 21वीं सदी के अंदर हम लकड़ी ले जाके जो है अपने घरों के अंदर, गांव में पहले जो आज से 50 साल पहले
जो खाना पकाने का तरीका हुआ करता था वो लकड़ी जला के, कोयला या गोबर जला के, मेरे ख्याल अब्दुल रहमान साहब चाह रहे हैं कि हम खाना पकाएं। हाँ, मुझे किचन नहीं है? नहीं, किचन ही नहीं है वहां पर। हाँ, एक उन्होंने चबूतरा सा बना दिया और एक गैस का कनेक्शन था, रख दिया, बोले जी ये किचन की जगह है बस। गैस आनी और गैस कनेक्शन नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या किया जनाब, 36 किस्तों के बाद इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दे लेटर पे लेटर के जी आपका 8 लाख रुपए बकाया, आप ये दें, आपका फ्लैट तैयार हो चुका है, आप क्यों नहीं फ्लैट लेते, नहीं तो फ्लैट अदरवाइज फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ। भाई क्यों कर दिया जाएगा? 48 की कमिटमेंट हुई है। जब 48 वो जो है ना तारीख पूरी होगी, अगर हम ना दें तो फिर हम जो है डिफॉल्टर हैं। सही। इन्होंने हमें इतनी टेंशन दी। मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कहा यार वैसे भी भरने, मैंने 8 लाख, अच्छा उस वक्त तो बड़े मीठे बने अब्दुल रहमान साहब। मैंने जाके इनसे इस सिलसिले में मुलाकात करी तो उन्होंने कहा जाहिद भाई आप तो अगर पैसे ऐसे भी करोगे ना, ये कागज यूं झाड़ोगे 8 लाख निकल आएंगे यार क्या। मैंने कहा यार मेरे बेटे की शादी है 2-3 दिन में। मुझे कह रहा बेटे की शादी में क्या लगता है, आप बेटे की शादी होती तो मैं मान लेता यार, मुझे दे दो पेमेंट, जो हमने आगे भी देनी होती है, ये करना होता है। बहरहाल मैंने शरीफ आदमी की हैसियत से, जो शरीफ आदमी करता है, उन्हें भी शरीफ आदमी समझ के उन्हें भी शरीफ समझ के, वाकई उस वक्त तक वो शरीफ ही थे, लेकिन असल चेहरा तो इनको अब नजर आया ना जब हम हो सकता है अभी भी वो शराफत का मुजाहरा करें, अभी भी एक चांस है। उम्मीद करते तो हैं। हम ऑडियो सुनाते हैं आपको, जो प्रोग्राम से पहले हमने उनसे गुफ्तगू की अब्दुल रहमान साहब से, उसकी ऑडियो हमारे पास मौजूद है। तो नाज़रीन आपको ऑडियो सुनाते हैं, आप वो गुफ्तगू सुनिए कि वो कैसे मुकर गए कि भाई मेरा चाइल्ड बिल्डर से बहैसियत CEO मेरा ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी सारी शिकायत हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया था, लेकिन आपने मुनासिब नहीं समझा उसका जवाब देना और आपने हमें उसका फीडबैक भी नहीं दिया। अभी हमारा शो बस लाइव जा रहा है, तो हम आपको फ़ोन करेंगे, आप फिर अपना वर्जन उसमें दे दीजिएगा लाइव शो में। आपने किसी गलत बंदे को कॉल कर लिया। आप अब्दुल रहमान साहब नहीं है चाइल्ड बिल्डर्स के CEO? मैं अब्दुल रहमान हूँ लेकिन अब्दुल रहमान साहब नहीं हूँ। जी, मैं अब्दुल रहमान हूँ लेकिन अब्दुल रहमान साहब नहीं हूँ। अच्छा, तो आप क्या हैं? आप चाइल्ड बिल्डर्स से नहीं है ताल्लुक आपका? जी आपका ताल्लुक चाइल्ड बिल्डर से नहीं है? नहीं। अच्छा, आप क्या हैं फिर? मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। जी, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है? अच्छा, आप क्या हैं? MD हैं? क्या हैं? सरबराह हैं? नहीं, मैं सरबरा नहीं हूँ, मैं कोलीग हूँ, काम करता हूँ। अच्छा, आप उनके बिहाफ पे, बिल्डर के बिहाफ पे अपना ऑफिशियल वर्जन दे सकते हैं हमें? नहीं, मैं कोई देंगे ना। तो उनका आप नंबर बता दें जरा फिर। जब नंबर मेरे पास सेव नहीं है। जी, नंबर मेरे पास सेव नहीं है बॉस का। नंबर सेव नहीं है आपके पास? आप उधर काम करते हैं और ऐसे कैसे हो सकता है आपका नंबर सेव नहीं हो? आप नहीं देना तो चाहते बॉस तो हमसे आप डायरेक्ट ना थोड़ी दें। होता है। आपकी मर्जी है, हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, अब आप उसको अवेल नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है भाई। जनाब अब्दुल रहमान साहब की, और जो मुकर गए कि मैं अब्दुल रहमान तो ज़रूर हूँ लेकिन अब्दुल रहमान साहब नहीं हूँ। अब वो ये ऑडियो उन्हीं की थी, आप लोग उनसे मिलते रहे, आवाज़ पहचानते हैं थोड़ा? उन्हीं की लग रही है या वाकई कोई गलत नंबर हमने मिला दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं की आवाज़ है और यही वो वही बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये वो अगर वो नहीं है तो फिर ये बता देंगे CEO कौन है उसका। तो वो तो उन्होंने नहीं बताया, हालांकि चलो अगर वो नहीं है और बिल्डर से है तो नंबर दे ना। अगर ऐसी इतनी बड़ी जो है ना इनकी फर्म रन कर रही है जिसका कोई CEO ही नहीं है, बगैर किसी सरबराह की चल रही है वो, तो मेरे से फ्रॉड जो उन्होंने किया वो ये किया, 8 लाख रुपए मुझसे 36 किस्तों में वसूल कर लिए। 36 किस्त के बाद 8 लाख डायरेक्ट ले लिए, 1 साल से 45। आपको प्रेशराइज करके, आपको हिरासा करके जहनी प्रेशर डाल के, ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करके कि जी फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से कि जनाब आप मुझे इस चीज का जवाब दिया जाए कि 45 लाख रुपए 1 साल से मेरा वहां फंसा हुआ है, ना मैं वहां रिहाइश इख्तियार कर सकता हूँ, ना मैं उसे सेल कर सकता हूँ, ना मैं अपने जो है पैसे वापस कर सकता हूँ। अभी मौजूदा उसकी तकरीबन कीमत 65-70 लाख चल रही है और अब्दुल रहमान साहब के बेटे अली कहते हैं कि आप मुझसे 4 लाख ऊपर ले लें। अब हम बात करने गए थे अली था उनका नाम, अली, तो उन्होंने कहा जी आप 4 लाख ऊपर ले लें मुझसे, फिर जो आप 4 लाख हम ऊपर दे दें, इतने हमने इन्वेस्टमेंट की है, बच्चों का पेट काट के हमने वहां पर सेविंग से अपने जो है एक अपना जो है पूरी जिंदगी का ख्वाब होता है एक बंदे का कि अपना घर बनाना, वो किया। आज हम रुल रहे हैं बाहर, कोई पूछने वाला नहीं। तो आपको क्या कहते हैं अभी आरिफ साहब, आपको क्या कहते हैं? मुझे तो वो कह रहे हैं कि जी आप अपने पैसे वापस ले लें। क्यों पैसे वापस ले लेते हैं? साल से पैसे मैं तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैं कि आपको ये मैंने बताया भी था यार कि मेरे पास कोई मकान ही नहीं अपना, मैंने पहली मेरी ख्वाहिश थी, मैंने ये मकान लिया, अपना फ्लैट बनाया है, तो आप मुझे कह रहे हैं पैसे ले लें और आप कहते थे मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अपनी लाइफ भी आपने सुनाई, फिर आपको और इसके पैसों के अलावा 15 लाख रुपए मांग रहे हैं लीजिंग का, जो हमें पता ही नहीं था।
हमने आपको नहीं बताया था उन्होंने? बुकिंग के टाइम तो आपने नहीं बताया। ये जावेद साहब को भी मांग रहे 15 लाख रुपए। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस उन्होंने कहा इसके अलावा होंगे। डॉक्यूमेंटेशन लेकिन चार्ज ही 15 लाख रुपए पूरा कराची डॉक्यूमेंटाइज करके देंगे कि हमें वो मतलब एक 45 लाख रुपए का फ्लैट है, उसमें 15 लाख रुपए डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, जो हमें पहले नहीं बताया आपने। बुकिंग पे नहीं बताया ना आपने, बुकिंग पे तो बताते आपके इतने लाख रुपए हम चलें देंगे ठीक है। आरिफ राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब जावेद अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग को हम रेफर कर रहे हैं आबाद की तरफ, चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की तरफ। आप वहाँ जरूर जाएं और उम्मीद तो है कि आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर हल नहीं होता तो हम फिर दोबारा आपको जहमत देंगे, आप फिर आएगा हम शो में फिर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत नवाजिश। शायद हमारी अब आपकी वजह से इससे हमारी कोई बात इंशाल्लाह अगर आपका मसला हल हो जाए। और नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, कोई ब्लैकमेलिंग हुई है, हैरेसमेंट हुई है, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ते का नंबर है 0300 3642759। अल्लाह हाफिज।